अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आइंदा माली साल के वफाकी बजट पेश किए जाने से एक दिन कबल यानी कि आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया है। दुरुस्त सिमत इस्तेहकाम की जानिब गामजन मुईशत का एक ऐसा मंजरनामा और मुस्बत चेहरा पेश करने की कोशिश है। करंट अकाउंट सरप्लस, महंगाई बढ़ने की शरह में वाज़े कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा और कायबोर रेट में कमी को हुकूमत ने कामयाबी गर्दाना है। मगर गुज़िश्ता साल मुआशी तरक्की के जो टारगेट्स इक्तसादी अहदाफ रखे गए थे, इनमें से बुनियादी अहदाफ को हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। मुल्की GDP माली साल 2025 में 2.68% इजाफे से 411 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता माली साल में 2.51% थी। मुआशी तरक्की की शरह 3.6% रखी गई, मगर असल तरक्की का तखमीना 2.68% रहा। लेकिन फीकस आमदन पर कैपिटा GDP का हदफ जो है वो हासिल कर लिया गया। 9.75% इजाफे से फीकस आमदन 1824 डॉलर तक पहुंची। नाजरीन, ज़राई तरक्की का हदफ हासिल ना किया जा सका और 2% की बजाय ज़राई तरक्की फ़कत 0.6% हुई। रवा माली साल बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% की कमी हुई। कपास की पैदावार में 30.7% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर फसलों की पैदावार में 4.8% का इजाफा हुआ। लाइव स्टॉक शोबे में हदफ से ज्यादा तरक्की देखने को मिली, यानी कि 3.8% से ज्यादा 4.7% रही। सनती तरक्की का हदफ 4.4% रखा गया, मगर सनतों ने हदफ से ज्यादा 4.8% तरक्की की, लेकिन बड़ी सनतों में हदफ हासिल न किया जा सका। बड़ी सनतों का हदफ 3.5% रखा गया, मगर बड़ी सनतों में तरक्की मंफी 1.5% रही। नाज़रीन, कायबोर की शरह एक साल में 9.7% पॉइंट्स कम होकर 11.3% हो गई और इसी तरह खिदमात के शोबे में भी तरक्की का हदफ हासिल ना किया जा सका और तरक्की की असल शरह 4.1% से कम होकर 2.9% रही। रियल एस्टेट सेक्टर में टारगेट और असल तरक्की बराबर यानी कि 3.7% रही। तामीरात के शोबे में हदफ से 1.1% ज्यादा 6.6% तरक्की हुई। इसी तरह तालीम में तरक्की का हदफ हासिल किया गया और 0.9% हदफ से ज्यादा तरक्की हुई। होलसेल और रिटेल सेक्टर में तरक्की का हदफ 4.1% रखा गया, मगर असल तरक्की का तखमीना 0.1% रहा। रवा माली साल में और शरह मुबादला 278.75 रुपीज फी डॉलर रही। निजी सरमायाकारी में 9.9% इजाफा हुआ और ट्रांसपोर्ट में तरक्की का हदफ 3.3% रखा गया, मगर तरक्की की शरह 2.2% रही। मुल्की मुआशी हुजम को अगर देखा जाए और इस पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान का मुआशी हुजम 40 अरब डॉलर इजाफे से 410 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। मगर आज इक्तसादी सर्वे पेश करते हुए वजीर खजाना ने जहां निगरान हुकूमत की वजीर खजाना शमशाद अख्तर को खराज तहसीन पेश किया, अप्रिशिएट किया, वहीं महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी को मुल्क के लिए एक फैंटास्टिक स्टोरी करार दिया। एंड दिस इज इन फैक्ट मेकिंग हेडलाइंस। ये कहते हुए उनका यह कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह आलमी दुनिया से भी कम रही है। वजीर खजाना ने हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक मुआशी स्टेटिस्टिक्स और इदादो शुमार सामने रखे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने ये SBA साइन किया था और मैं हमेशा केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन को और डॉक्टर शमशाद को मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट दे शोड एंड शी शोड एज द फाइनेंस मिनिस्टर अलाउड अस टू कंटिन्यू इट इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। जो ग्लोबल इन्फ्लेशन थी, तो इन्फ्लेशन हैज बीन अ फैंटास्टिक स्टोरी फॉर पाकिस्तान। 6.8% ग्लोबल इन्फ्लेशन 2023 में, 2024 में 5.7% आई और 2025 वो 4.3% है इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन। अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, पिछले साल 23% के करीब थी, नाउ इज 4.6%। सो आई थिंक वी हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन पिछले साल। पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो चुका है। जो रिकवरी 23 के बाद शुरू हुई वो 24 में एक सही सिमत में चली, 24-25 में हमने उसको और कंसोलिडेट किया। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना ने डिस्कोर्स के बोर्ड्स तब्दील करने और फिर डिस्कोर्स की एफिशिएंसी बढ़ने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की और कहा कि एनर्जी मिनिस्टर अवैस लगारी ने बेहतरीन काम किया है। पावर सेक्टर की रिकवरी का जिक्र भी किया गया आज और साथ ही रियासती मलकियती इदारों की प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजकारी और मुस्तकबिल की प्लानिंग से मुतल्लिक भी बताया गया। जो एनर्जी रिफॉर्म है उसमें लगारी साहब और अब अली परवेज साहब उसको बहुत तंदही से आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें
जो रिकवरीज हैं दे हैव बीन रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड इन 1 ईयर। इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, जो बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोज, जो अब प्राइवेट सेक्टर लेड हैं और प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं, उसी की वजह से जो रिकवरी बढ़ी है और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम होंगे। जो एनटीडीसी को 3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था ताकि हम जो एक बॉटल नेक है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन उसको हम बेहतर बना सकें। जो एसओईज हैं, 800 बिलियन का ये खसारा है, ये ट्रिलियन से ऊपर है, ये ट्रिलियन कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अंडर द कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज जो हमने डिसीजन लिए पिछले साल में कि 24 एसओईज को हमने प्राइवेटाइजेशन के हवाले किया और प्राइवेटाइजेशन को हम इंशाल्लाह अगले साल में उसको रिन्यूड विगर एंड एनर्जी अंडर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब हम उसको आगे लेकर चलेंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुतल्लिक़ ये कहा है कि एक्सपेंडिचर्स अखराजात में कमी लाने के लिए हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दामात ले लिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने एक्सटर्नल IT, एक्सपोर्ट्स सेक्टर और साथ ही तरसीलात ज़र में इजाफे के बारे में भी तफसीलन बताया। It's not the what and the why part of it, that the federal government has to be right sized. The question has always been the how part of it. हम इसको मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं। जो एक्सटर्नल सेक्टर है विच इज़ द ट्विन डेफिसिट, तो अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं, जुलाई से अप्रैल 25 इस फिस्कल ईयर में वी हैड अ सरप्लस ऑफ $1.9 बिलियन कंपेयर टू $1.3 बिलियन डेफिसिट लास्ट ईयर एट दिस टाइम पॉइंट इन टाइम। इंशाल्लाह ये पूरा साल हम सरप्लस पे इसको मुकम्मल करेंगे। इसमें एक्सपोर्ट्स की 7% का जो इजाफा है, IT एक्सपोर्ट्स का खास तौर पे $3.1 बिलियन इट्स अ बिग जंप। इंपोर्ट्स बढ़ी हैं तकरीबन 12% से। व्हेन वी क्लोज जून, ये 37 और $38 बिलियन के दरमियान हमारी ओवरऑल रेमिटेंसेस होंगी और ये अंडर PRI है जो इस वक्त मोमेंटम चल रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट का, और 8,14,000 अकाउंट्स उस सिलसिले में खुल चुके हैं। इंडिविजुअल फाइलर्स डबल्ड टू 3.7 मिलियन फाइलर्स। हाई वैल्यू फाइलर्स आल्सो इंक्रीज बाय 178%। रिटेल की भी बड़ी बात होती है, 492,577 74% additional retail registrations in the last fiscal year. इसी हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में खुर्रम शहजाद मौजूद होंगे, एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। बट उससे पहले हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू सर। पहले तो बताइएगा, मुल्क में किसी भी किस्म की बामायने या तवील मुद्दती तरक्की की जो स्ट्रैटेजी है या हिकमत अमली है, इसका फुकदान रहा है और हमेशा से रहा है सर। एंड आई थिंक आई हैव डन काउंटलेस इंटरव्यूज विद यू, लेकिन नाकिस और मुतजाद मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसियां जो हैं, जिनकी वजह से बार बार हम देखते हैं कि एक्सटर्नल शॉक्स लगते हैं मुईशत को, हर चंद साल बाद हमारे डिमांड कंप्रेशन मोड में जाना पड़ जाता है। ज्यादातर ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये जिम्मेदार रहे हैं। अब एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो, तजारती टैक्स की हमारी पॉलिसियां हो, ये सब इशूज हैं विच वी हैड टू डील विद। लेकिन क्या अब जो आज इकोनॉमिक सर्वे भी सामने रखा गया है, यह आपको सब कुछ बदलता दिख रहा है? आप एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक हैं, चला रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आरिफ हबीब साहब नेगेटिव है, मंफी में चल रही है। आबादी की शरह भी तेजी से बढ़ रही है, तरक्की की रफ्तार बहुत ज्यादा कम है। आबादी के बढ़ने की शरह के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि इस सब के होते हुए हुकूमत का जो प्लान है, या हुकूमत जो जिस मैं सिमत की बात नहीं करी, रफ्तार पे भी तवज्जो दीजिएगा सर, आप मुतमईन है? ये देखिए, एक्चुअली जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है पिछले 1-2 साल में, बीइंग इन दी IMF प्रोग्राम, और वो था मेनली स्टेबलाइजेशन अचीव करना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करना। आई थिंक उसमें गवर्नमेंट जो है वो कामयाब रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ है ग्रोथ, तो ग्रोथ पे तो आई थिंक उनका इतना फोकस गवर्नमेंट का था नहीं। बेशक उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ था और वो टारगेट जो है 3.6, और उसके बाद उन्होंने जो 2.7 का बताया है, और उसमें भी आई थिंक लास्ट क्वार्टर में जो है वो उन्होंने नंबर ज्यादा प्रोजेक्ट किए हैं। बट उस पे गवर्नमेंट इतना जो है वो फोकस नहीं था। बट जहाँ स्टेबिलिटी का ताल्लुक थी, आई थिंक आपने तो बड़े अच्छे तरीके से बहुत कॉम्प्रहेंसिवली सारे नंबर्स जो है वो डिस्कस किए। उसमें 2 चीजें मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि एक है हमारा बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट जो है आपको पता है कि जो है वो 8% था, और 8% से फिर इस दफा
6% जो है वो बजट किया गया था डेफिसिट को, बट उन्होंने जो है उसमें और भी बेहतरी की है और 5.3% जो है जो है वो बजट, तो वहाँ अच्छी खासी सेविंग हुई है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा कर्जों पर जो है कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे और कर्जों पर कम इन्हिसार होगा। इसी तरह जो आपके आईएमएफ है वो प्राइमरी सरप्लस पे बहुत ज्यादा जोर देता है। प्राइमरी सरप्लस ये है कि अगर आपका डेट सर्विसिंग को निकाल के आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है उसमें सरप्लस होना चाहिए, और उस सरप्लस में को भी उन्होंने बजट को जो है वो बीट किया और वो उसको अचीव किया। हालांकि जो है वो एफबीआर रेवेन्यू भी जो है वो कम हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने एक्सपेंसेस भी जो है वो कंट्रोल किए हैं। और ऐसा नजर आता है कि अगले साल इसमें मैं देख रहा था नंबर, तो वो प्राइमरी डेफिसिट को कुछ और कम बजट कर रहे हैं, जो आई थिंक इनको स्पेस देगा कि आगे जाके कुछ जो है वो ये सैलरी क्लास की टैक्सेशन में या सुपर टैक्स की के रेट्स को कम करने में इनको मददगार साबित होगा। अब नए साल के लिए जो नंबर आ रहा है बजट जो ग्रोथ का, वो 4.2% का आ रहा है, और वो 4.2% जो है वो ग्रोथ के लिए बजट जो है वो उसमें पॉलिसी सपोर्ट बहुत लाजिम है। अगर उसको पॉलिसी सपोर्ट उसमें नहीं हुआ तो उसका मतलब ये कि गवर्नमेंट इज नॉट वेरी सीरियस। हालांकि पिछले 2-3 महीने से जो हम प्राइम मिनिस्टर के साथ और मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग करते रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारा फोकस जो है अब ग्रोथ होगा और हम ग्रोथ को इंश्योर करेंगे, क्योंकि असल तो जनरल पब्लिक जो है वो उसके बेनिफिशियरी इस स्टेबलाइजेशन की जब ही होगी कि आपकी ग्रोथ हो और जो है लोगों को रोजगार के मौके बढ़े, उनकी वेजेस जो है वो बढ़े, जो हमारे अनयूटिलाइज जहाँ कैपेसिटीज हैं सेक्टर्स में उनकी जो है यूटिलाइजेशन बढ़े। फिर जो ये पिछले दिनों महंगाई की वजह से जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गई थी मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और हमने देखा कि बिजली में भी हमारी कम खपत है, हमारी जो है टेक्सटाइल में भी जो है वो जो कैपेसिटी से कम ही प्रोडक्शन है, फिर ये सीमेंट, स्टील, टाइल्स, ग्लासेस, ये सब भी जो है उनकी अपनी कैपेसिटी से बिलो चल रहे हैं। तो अब ये कल मुनसर होगा इस पर कि कल का बजट जो है क्या उस डायरेक्शन में कुछ पॉलिसी सपोर्ट जो है वो दे सकता है या नहीं। अगर वो है तो फिर आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का कहना कि हम ग्रोथ की तरफ तवज्जो देंगे तो उस पर फिर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन कल के बजट में अगर कोई ऐसे इकदाम नहीं है तो फिर हम इसी तरह रेंगते चलेंगे और वो जो आईएमएफ की कंडीशनलिटीज को मीट करना है नंबर्स के, तो वो करेंगे। लेकिन ओवरऑल लोगों के अंदर जो है वो कि जिंदगी में कोई बेहतरी ज्यादा फिर हम एक्सपेक्ट न करें। लेकिन अगर कोई इसकी तरफ इकदाम होंगे, फॉर एग्जांपल ये बात हो रही है कि जो है वो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स कम होगा या सुपर टैक्स में जो है वो कमी की बातें होती हैं, ग्रेजुअली भी बेशक हो, तो उससे फिर क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो जब कॉस्ट हमारी तीन एक तो थी जो है फाइनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत 22% हो गई थी, वो 11 आ गई है, लेकिन अभी भी ज्यादा है और कम होना चाहिए। एनर्जी कॉस्ट इज वेरी हाई इन पाकिस्तान, उसको कम होना है, कुछ ओ उन्होंने वेरी नौ। हाई इनफैक्ट। जी एंड हाँ। आई गेट टू दैट आरिफ हबीब साहब, मगर देखें ना, टू फोकस ऑन ग्रोथ फॉर अ सेकंड अगेन, ये बड़ी स्लो है, सुस्त रवि से ही सही, लेकिन ग्रोथ हो तो रही है। लेकिन मसला ये है सर कि हुकूमत अब जो एक्सपेंडिचर्स में कमी का कह रही है, साथ ही अब आप देख रहे हैं वही तरक्याती बजट पर कट्स पे कट्स लग रहे हैं, तो खैर तवातर से लग रहे हैं, लेकिन वफाकी तरक्याती बजट तकरीबन 1 खरब है सर। सूबों का तरक्याती बजट जो है वो गिव और टेक गालिबन 3 खरब है। तो आरिफ हबीब साहब, वफाक हमेशा एक ड्राइविंग फोर्स होता है। आप जब वफाक में कट लगाएंगे तो क्या सूबों में तरक्याती बजट एफिशिएंटली इस्तेमाल हो पाएगा, या वो पैशन या वो ड्राइविंग दिखेगी सर? जब तरक्याती प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे, अखराजात नहीं होंगे, मगर फिर जैसे ही हम कहते हैं कि कम कम ग्रोथ की हम लोग जानिब जा रहे हैं, जो कि फिर वापस एक बार फिर उसी साइकिल में हम फंस जाएंगे ना सर, खसारा शुरू हो जाएगा फिर से। इसको कैसे हैंडल किया जाए दिस टाइम? आई थिंक मेरी नज़र में ये जो एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो एक्चुअल जिम्मेदारी जो है वो सूबों की है, और सूबों का ये सफिशिएंट उनका स्पेशली आफ्टर 18th अमेंडमेंट। बजट है, और उनके पास उनको जो चाहिए कि वो
सही वैल्यू फॉर मनी हासिल करें। अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो है वो बहुत गैप्स हैं, और वो गैप्स हैं, और अक्सर जो है वो लोग कहते हैं कि ये बंदरबाट होती है, और बंदरबाट के तौर पर उसकी पूरी वैल्यू जो है वो हासिल नहीं होती। लेकिन आई थिंक फेडरल लेवल पे भी और इवन प्रोविंशियल लेवल पे भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है वो अनलॉक करना चाहिए, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट के जो इसके लिए मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग को शामिल करना चाहिए। उससे वो एफिशिएंसी भी आएगी, और उसमें क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट भी जो है वो बेहतर होगी, और बजट के ऊपर उसका बर्डन कम होगा। आपने देखा होगा कि ये पीएसडीपी का नंबर जो है वो बैलेंस करने के लिए, अगर कोई शॉर्टफॉल हो जाता है तो शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए बिल्कुल उसके ऊपर कट लगा देते हैं, और कट लगा के जो है अपना बिल्कुल। बजट को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि ये जो ज्यादा इसके ऊपर डेवलपमेंट बजट पे जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इज द नेम ऑफ द गेम मेरे ख्याल से। एंड सर, फॉरेन मिनिस्टर का जो ये कहना है टैक्स टू जीडीपी हमारा 5 ईयर ऑल टाइम हाई के ऊपर है, 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, फिर इसके बावजूद तकरीबन 10.5% है, 24% पर मुश्तमिल हमारी ज़राअत सेक्टर जो है 1% से कम टैक्स अदा कर रही है। रिटेल सेक्टर से भी आरिफ हबीब साहब 3 से 4% का टैक्स आना तो चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। फिर ये दो बड़े सेक्टर्स तो मईशत में कोई एक कहते हैं ना सिग्निफिकेंट चंक या कंट्रीब्यूशन नहीं डाल रहे। फिर ये नंबर फजिंग हो रही है, क्या हो रही है? बिकॉज दावे तो कुछ और है, बड़ी रोजी पिक्चर है। मैं आप बहुत सही कह रही हैं। आई थिंक एग्रीकल्चर पे तो अब तक टैक्स था नहीं, अब उन्होंने टैक्स जो है किया है, और 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल होगा। उम्मीद की जाती है कि वहां से उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो शुरू हो जाएगा। मुमकिन है हम्म कि थोड़ा से शुरू में जो है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या डिजायर कर रहे हैं शायद उतना कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम ये पाकिस्तान में जो है वो लोग भरोसा नहीं करते थे, कभी यकीन नहीं करते थे कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टैक्स का लॉ बन सकेगा। अब वो लॉ बना है, एंड उम्मीद करनी चाहिए कि नए साल के हम्म अंदर वहाँ एक रीजनेबल बजट जो है वो होगा। दूसरा, जहाँ ये आपका रिटेल पे जो टैक्सेस है, आई थिंक उसमें लॉ तो मौजूद है, लेकिन आई थिंक लॉ की इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं होती, और रिकवरी जो है वो नहीं हो रही। जैसे कि नंबर कोट होता है कि 18% उनका जीडीपी का साइज है, बट वो 2% सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टैक्स हम्म में। तो वहाँ टैक्स हैं, बट वहाँ हम्म रिकवरी के इश्यूज हैं, और पॉलिटिकल विल का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है वो खातिर ख्वाह रिकवरी नहीं होती। हर साल प्रॉमिस होता है कि हम इस दफ़ा जो है उसको इन्फोर्समेंट उसकी करेंगे, और उससे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है पिछले कुछ सालों से ये बातों की हद तक तो है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स हासिल नहीं हो सके। तो वहाँ अगर वो अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे, तो फिर ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो टैक्स बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से आई थिंक हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, नई इन्वेस्टमेंट वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर हाई इंटरेस्ट रेट हो, हाई एनर्जी कॉस्ट हो, और हाई टैक्सेशन रेट हो, तो आई थिंक रीजन में हम सबसे ज़्यादा इनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान में दूसरे भी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, तो उसके उसके बावजूद जो है वो तो वहाँ तो आई थिंक एडवांटेज होना चाहिए, डिसएडवांटेज नहीं होगा। तो अगर ये चीजें जो मैं आपसे कह रहा था कि ये ग्रोथ के लिए पॉलिसी सपोर्ट बजट में अगर देखने वाला होगा कि वो है या नहीं, उसका मेरा इशारा इन्हीं चीजों पे था कि क्या गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करती है कि एनर्जी की मजीद प्राइसेस नीचे आए जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, और टैक्स रेट जो है कमी की जो है वो अनाउंसमेंट करें। बेशक सुपर टैक्स जो है एंड वो ऑल्सो एक ही बिल्कुल। दफा में खत्म और सर, कुछ करें, वजीर या वो खजाना दो कह तो तीन रहे हैं साल कि इससे पहले बैरूनी सरमायाकार इधर आएंगे, लोकल इन्वेस्टर्स को मुतहर्रिक होना पड़ेगा, लोगों को करना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज टू गो डाउन। एनर्जी के रेट जो हैं वो जो है रसाई में या अफोर्डेबल होने चाहिए। आप देखें, हम अभी भी कंपेटिटिवनेस का बहुत बड़ा मसला है, बांग्लादेश या भारत से भी मुआवजा कर लिया जाए, इट इज़ अ बिग इशू। सो द गोइंग फॉरवर्ड दैट एब्सोल्युटली नीड्स टू बी एड्रेस। सर, इंपोर्ट्स पर भी कंट्रोल है, मार्केट में आप देख रहे हैं डॉलर रेट तो कंट्रोल में है, लेकिन सरप्लस भी दिखाया जा रहा है। फिर बड़े प्लांट्स और इंडस्ट्री फिर भी लग नहीं रही हैं दिस टाइम। आपको लग रहा है कि जैसे ही इंपोर्ट्स पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी, जो कि इनेविटेबली करनी तो हैं, डू वी हैव अ प्लान फॉर दैट सिनारियो, या अगेन डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होगा और हम फिर उसी विशेष साइकिल में पाएंगे अपने आप को, सरप्लस मंफी में चला जाएगा और सो ऑन सो फॉर्थ? आई थिंक अभी ऐसे तो एज सच इम्पोर्ट पे बहुत कोई रिस्ट्रिक्शन इतनी नहीं है,
डेफिनेटली उसकी जो मैनेजमेंट हो रही है कि वो बैंक्स को उन्होंने ये कहा हुआ है कि जितने डॉलर्स आपको अवेलेबल होते हैं फ्रॉम रिमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट, उसी में से आप इंपोर्ट की एलसी अलाउ करें। लेकिन साथ साथ स्टेट बैंक जो है वो ओपन मार्केट से यानी इंटरबैंक मार्केट से जो है वो डॉलर्स खरीद भी रही है, और ज्यादातर उन्होंने जो अपनी फॉरेन करेंसी डेट सर्विसिंग वगैरह की है, वो फिर मार्केट से खरीद के की है, विच इज गुड इन अ वे। बट वो साथ में स्टेट बैंक ये भी कहती है कि जो इंपोर्ट्स हैं, जो नॉन ऑयल इंपोर्ट है, वो 2022 की लेवल पे चल रहा है, और चूंकि ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में गिर गया है तो उसका एडवांटेज और बेनिफिट हुआ है। तो हमने ये देखा कि इसी वजह से वो करंट अकाउंट सरप्लस पे हम चल रहे हैं। तो वहां तो ऐसा नजर आ रहा है कि सिचुएशन कंफर्टेबल है। फिर जो नए साल के जो टारगेट्स हैं एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस और इंपोर्ट के, तो उसमें भी सिचुएशन जो है वो कंफर्टेबल लगती है। बस यही है कि जो हमारे जो मार्केट बेस्ड फॉरेन डेट है, उसको उसको जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। तो वो शॉर्ट टर्म के जो कमर्शियल डेट्स हैं, उसको आई बिलीव के उसको उसके टेन्योर को जो है वो बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान की रेटिंग की वजह से इतना ज्यादा हम कमर्शियल मार्केट से जो है वो डेट रेज नहीं कर पा रहे। लेकिन जो कुछ भी डेट सर्विसिंग वगैरह हो रही है, उसमें बहुत सारी मार्केट से रेस करके हो रही है, और फिर बाकी रोल ओवर जो हमारे बायलेटरल और मल्टीलेटरल जो डेट्स हैं, वो सारे रोल ओवर्स की बेसिस पर चल रहे हैं। सर ये बताइएगा, बोल्ड मेजर्स का जिक्र किया है फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर ने। सो व्हाट बोल्ड मेजर्स आर यू एक्सपेक्टिंग टुमारो सर? एंड मोर स्पेसिफिकली मैं पढ़ रही थी वफाकी बजट में 1000 के करीब इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट्स कायम करने के लिए भी हम देख रहे हैं कि 25 करोड़ बजट में ये मुख्तस कर दिया गया है। तो ये कॉटन ग्रोथ का जो टारगेट है हमने हासिल नहीं किया, लेकिन कपास बाहर से हम मंगवा रहे हैं। बिजली पहली हमारी, आपको पता है जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, वे नॉट दैट कम्पिटिटिव इफ यू टेक अ स्टॉक ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट्स। सो महंगी है, लेबर कॉस्ट भी कम है, स्किल्ड लेबर भी बाहर जा चुकी है। इंडस्ट्री बांग्लादेश पहले भी शिफ्ट हुई थी, मगर फिर बजट में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए स्पेशल बजट रखकर टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर बनाया जा सकता है। आपको लगता है इज दैट सम अप्रोच वी कैन अडॉप्ट? जी, आई थिंक ये जो बोल्ड मेजर तो यही है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के इकदाम जो हैं, वो बेसिकली बोल्ड मेजर्स हो सकते हैं। और उसमें वो जो है वो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटीज हैं, जो अनयूटिलाइज हैं, उनको एक्टिव करना, और फिर नई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, और ये बहुत, और एक्सपोर्ट को जो है पर्टिकुलरली बढ़ाना। टेक्सटाइल सेक्टर अगर नाराज है तो टेक्सटाइल सेक्टर की नाराजगी के साथ उनके साथ इंगेज होके उनकी अगर कोई ऐसे तहफुजात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये फॉरेन जो है वो हमारी एक्सपोर्ट में मजीद जो है वो इजाफा हो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रेमिटेंसेस जो है वो हमारे अच्छे जा रहे हैं। अगले साल का भी जो लेवल वो हमें काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और इम्पोर्ट भी जो है ये ऑयल प्राइस के गिरने की वजह से ये मैनेजेबल लिमिट में जो है वो चल रहा है। तो अब एक्सपोर्ट जो है के लिए गवर्नमेंट बहुत अरसे से एफर्ट कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई खातिर खा पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका है। कुछ अब ये आईटी से जो है वो उम्मीद है, आईटी में और आई थिंक जोर लगाना चाहिए। और दूसरा हमारा जो हमारा ये मेजर सेक्टर है टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल में भी पर्टिकुलरली जो वैल्यू एडेड सेक्टर है उसको और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और उनकी अगर कोई छोटी मोटी डिमांड्स हैं तो उनको जो है वो पूरा करके उनको जो है वो इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ाएं। तो हम अगर उस पर हमारी कुछ हम बेहतरी अचीव करते हैं तो इंशाल्लाह ये हम ये देख लेंगे कि हमारा जो जो इशू है मेनली फॉरेन एक्सचेंज का और एक्सटर्नल अकाउंट का, वो फिर काफी हद तक ईज ऑफ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे। एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म। स्टे विद अस।
वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर खुरम शहजाद मौजूद हैं। खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इंडीड आई अंडरस्टैंड कि बड़ा टफ बैलेंसिंग एक्ट है ऑफ नंबर्स, और आप लोगों की ये कोशिश भी है टू प्रोवाइड सम रिलीफ लो और मिडिल इनकम सैलरी ग्रुप्स को, मगर आई मीन ये एक बहुत अपहिल टास्क होगा। सर, पहले तो फरमाई दीजिएगा कि IMF बार बार जोर दे रहा है कि अखराजात को कम कीजिए, एक्सपेंडिचर कंट्रोल्स कीजिए, कि सस्टेनेबल डेट सर्विसिंग को आप पाकिस्तान इंश्योर कर सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने तमाम तर एलोकेशंस जो हैं तमाम तर अक्रॉस द बोर्ड सब सेक्टर्स को कट तो कर दिए हैं। मां सिवाय हम देख रहे हैं रोड बिल्डिंग, सड़कें बनाने के अंदर एक राइज है स्कीमों का, और साथ ही पार्लियामेंटेरियंस की जो स्कीमें हैं वो भी बड़ी अनटच्ड रही हैं। इज दैट फेयर सर? जी, फेयर और अनफेयर की बात मैं बाद में लेकर आता हूं। पहले मैं बताऊं कि जो ये मसला है एक्सपेंडिचर कंट्रोल का या टैक्सेस को सही जगह लगाने का या सही जगह से कलेक्ट करने का, वो सब इट ऑल बॉइल्स डाउन टू फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल सरप्लस या फिस्कल बैलेंस। और उसका एक और जो इंडिकेटर होता है वो बेसिकली प्राइमरी सरप्लस होता है। और अगर आप प्राइमरी सरप्लस अचीव करते हैं और अच्छा बड़ा सरप्लस अचीव करते हैं तो ये शो करता है कि आपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया है या नहीं किया है, या टैक्सेस जो है कितने इकट्ठे किए। तो मैं आपके साथ एक दो नंबर्स शेयर करता हूँ जो आज सर्वे में भी अनाउंस भी किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। तो हमारा जो प्राइमरी सरप्लस है वो 3% ऑफ GDP जो है वो आ गया है, जो कि मेरे ख्याल में 20 साल का जो है वो हाई नंबर है। ये 3% जो है वो 20 साल या उससे पहले शायद आया होगा। अभी तक जो नंबर्स हमने देखे हैं तो 20 ईयर्स तक तो एटलीस्ट 3% ऑफ GDP नहीं आया, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई जो जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में हुई इसी साल के, वो था फिस्कल सरप्लस। ये मैं 24 साल में नहीं आया एटलीस्ट, और उससे पहले आई नो आया होगा, लेकिन 24 साल के बाद फिस्कल सरप्लस भी आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो खर्चे थे उनसे जो रेवेन्यूज थे, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज, ये ज्यादा थे। तो फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल सरप्लस अचीव करना इन इटसेल्फ एक बड़ी बात है, और उसके बाद फिर सरप्लस प्राइमरी सरप्लस अचीव करना, वो भी 3% ऑफ GDP, ये एक बड़ा नंबर है। अब देखिए, सवाल ये इन माय हम्बल ओपिनियन होना चाहिए कि कितना सस्टेन हो सकता है, ये खर्चे कितने कंटेन होने चाहिए, और टैक्सेस कितने ज्यादा सही जगह लगने चाहिए, कितने लगने चाहिए, क्या उनका रेशियो होना चाहिए, नंबर ऑफ टैक्सेस कितने होने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑफ कोर्स जो खर्चे हैं उसमें दो बड़े एरियाज हैं। नंबर वन, आपका सबसे बड़ा जो बिल है इस वक्त, आपने बिल्कुल सही कहा, वो डेट का जो है वो नंबर है, यानी कि जो कर्जों की अदायगियां है ना, वो मेरा साल का सबसे बड़ा नंबर है। लास्ट ईयर 9.75 ट्रिलियन रुपया मुझे देना था डेट सर्विसिंग में। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई, इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज्यादा नीचे आया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, आपके जो स्टेट बैंक है इन्होंने पॉलिसी रेट को आधा कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया डेट सर्विसिंग के ऊपर। तकरीबन कोई 880 अरब रुपया, तकरीबन पूरे ये साल की मैं बात कर रहा हूँ, ये बचाया गया, जो कि मेरा नहीं ख्याल ये पिछले 5 साल 8 साल में इतना बड़ा नंबर जो है वो बचाया गया होगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 1 खरब रुपया बायबैक, 1 ट्रिलियन रुपया, रफली 1 ट्रिलियन रुपए के जो कर्जे थे वो बायबैक किए, यानी कि पहले ही पे ऑफ कर दिए। यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट हुई, रूम क्रिएट हुआ, पहले ही अपना कर्जा वापस ले लिया बढ़ाने की जगह। मैं परसेंटेज ऑफ GDP की बात कर रहा हूँ। और डेट टू GDP जो हम हमेशा बात करते हैं आपके प्रोग्राम्स में भी, ये हमेशा बढ़ता गया था। और ये मेहर आपको याद होगा 2023 के जून में कर्जे का मैशियत के हजम के हिसाब से क्या रेशो था, यानी कि डेट टू GDP, वो 74-75% पे पहुंच गया था, पब्लिक डेट टू GDP। नाउ इट इज डाउन बिलो इवन 70%। और जो नंबर इस साल का था बिफोर रिवीजन इन GDP, वो 65% पे आ गया था। कहने का मतलब ये है कि कर्जों की में कमी करना एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, प्राइमरी सरप्लस अचीव करना, और फिस्कल सरप्लस भी एक क्वार्टर में अचीव करना, ये बड़ी डेवलपमेंट है। अब पॉइंट ये है कि इनको आगे लेके जाना है, इन खर्चों को कंट्रोल करना है। उसके अंदर पेंशन रिफॉर्म्स, राइट साइजिंग, एनर्जी, प्राइवेटाइजेशन, FBR, ये वो रिफॉर्म्स हैं जो चल पड़े हैं। अब हम ये कोशिश करें कि इनको हम पूरा करें, इनके ऊपर साबित कदम रहें, और हमने रहना है ताकि आगे जाते हुए रिफॉर्म्स के साथ इन्वेस्टमेंट हो और ग्रोथ आए, और ये सारे खर्चे भी आपके कंट्रोल हो, और अच्छा फिस्कल बैलेंस अचीव करें जो पूरी इकोनॉमी को चेंज कर सकता है। हम यही बात करते हैं शुरू से।
एंड ये प्रॉब्लम यही है ना खुरम, बिकॉज आई थिंक आई बीन ऑल्सो इंटरव्यूइंग यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सबसे बड़ा इशू आपके करीब भी प्रायोरिटाइजेशन और लैक देयर ऑफ ही रहा है कि हमारी प्रायोरिटाइजेशन सही नहीं है। मगर सर कर्जा लेकर कर्जा वापस करने का जो हमारा रुझान है या हमारी मैं कहूँ मजबूरी है, कर्ज मैनेजमेंट कैपेसिटी बढ़ाने की आज बात कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर, और यकीनन ये तो नागुज़ीर है, वी हैव टू डू दिस। लेकिन क्या आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत अभी भी है? आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा जो बजट है इट इज़ डोमिनेटेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ कोर्स, जो अभी हम बात कर रहे हैं, बट मोर ऑफन देन नॉट हमें अभी इसके ऊपर वो वाली डिस्कशन या काम तवज्जो से नहीं होता। इट इज़ नाउ एसेंशियली मोर देन 4 टाइम्स द डिफेंस एक्सपेंडिचर। नहीं जी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तो कोई बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं डेट ऑफिस की रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है डेट मैनेजमेंट की, वो बहुत लिमिटेड रही है ओवर द पीरियड। और इस एक एक बड़ा मसला ये रहा है कि कैपेसिटी लिमिट थी डेट को मैनेज करने के लिए। सेकेंडली डेट का पोर्शन बढ़ता गया, और एज अ रिजल्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा मेहर, कि हमारा जो जो सबसे बड़ा बिल है बजट के ऊपर, वो डेट का ही होता है। आप देखें 9.75 ट्रिलियन का लास्ट ईयर की डेट सर्विसिंग थी, और उसकी वजह ये थी कि मेरा डेट स्टॉक बहुत बड़ा बढ़ गया है। अब मैं इस मर्तबा डेट टू जीडीपी में कमी हुई है। अगर आप 2023 के जून की बात करें, 75% ऑफ जीडीपी का डेट टू जीडीपी, और अब जो है वो बिलो 70% है। कोई अगर आप सर्वे की बात करें, 65% हमने किया है 9 मंथ्स में, और पूरे साल का आप 70 से नीचे देखेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास डेट की पेमेंट बहुत बड़ी है, उसमें कमी तो आई है, लेकिन मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है ताकि मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड पे अपनी डेट मैनेजमेंट कर सकूं, उसमें आई डाइवर्सिफिकेशन नो कर सर, मैं सकूं, उसके हवाले प्रोडक्ट से मिक्स ला बात कर रही सकूं। हूँ, मगर सर कता कलामी माफ, अगेन दिस इज एन इशू, आई डोंट नो इफ दिस विल बी एड्रेस्ड इन एटलीस्ट दिस बजट और नॉट, लेकिन फेयर टैक्सेशन के ऊपर जरूर रोशनी डालिएगा सर। हम देख रहे हैं कि सिवियरली अंडर टैक्स सेक्टर्स जो हैं वो रिटेल भी है, दीगर सेक्टर्स हैं, मगर फिर भी हमें बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर ये बताया गया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है बड़े बड़े मगरमच्छ कौन है, बड़ी बड़ी कंपनियां कौन है जो टैक्स इवेडर्स हैं, जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई कि बहुत बड़ा इनका एक ड्यू शेयर है टैक्स का, विच दे हैव फेल्ड टू गिव। मगर अब हमारे पास तमाम तर वो सिस्टम है जो इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इंफॉर्मेशन ऑन देयर लाइफ स्टाइल्स, इनके एसेट्स, इनकी ओनरशिप्स, इनकी बेनामी असासे जो हैं, ये तमाम तर हमारे पास है, एंड वी विल शट ऑल दिस डाउन। ऐसा हुआ नहीं। नहीं, देखिए, अगर आप लास्ट नंबर्स देखें, सितंबर 2024 तक के अपडेटेड नंबर्स हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद मजीद जो है रिकवरीज हुई हैं, लेकिन उसका नंबर आप मेरे ख्याल में बजट में आपको नजर आएगा, इसके ऊपर सारी डिस्कशन होती हुई। लेकिन मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि रिटेल का पिछले साल 24 की अगर हम बात करें, फिजिकल ईयर 24 की जून से पहले की, तो हार्डली 2-2.5 लाख जो है वो रिटेलर्स नेट में आए थे। आज जो नंबर्स हैं सितंबर 2024 तक के, तकरीबन कोई 5 लाख के करीब जो है, 4.5 लाख के करीब जो है वो रिटेलर्स नेट में हैं। और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको जो नया नंबर आएगा उसमें काफी ज्यादा बेहतरी नजर आएगी। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता देखें, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है इस सारी फिजिकल साइड पे, वो एफबीआर की डिजिटाइजेशन है, और एफबीआर की कैपेसिटी बिल्ड करना है। एफबीआर को पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म पे जो है वो लेकर आए हैं। उसके अंदर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, उसके अंदर ऑडिट की कैपेसिटी बढ़ रही है, ई इनवॉइसिंग की बात हो रही है। आज भी आप देखें, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो है वो इन पे काफी ज्यादा बात की भी है। तो एक्चुअल, और इसको पॉलिसी से, कलेक्शन से अलग कर दिया गया ऑलरेडी। जो जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था बेसिकली आईएमएफ का, वो भी ये था कि पॉलिसी को अलग करें, कलेक्शन को अलग करें, ताकि पॉलिसी बनाने वाला कलेक्ट करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये बहुत बड़ी चीजें थी जो पहले नहीं हुई। उसके बाद एग्रीकल्चर की मैं बात करूंगा। एग्रीकल्चर पे आपने देखा है लेजिस्लेशन हो गई है। पहले लोग कहते थे लेजिस्लेशन नहीं होगी, वो हो गई। अब कलेक्शन की बात हो रही है, कंप्लायंस एनफोर्समेंट की बात हो रही है, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे सूबों की मदद से वो चीज भी होनी है। तो देखें, जो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज एकदम से कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन उस तरफ है, तो आपको उसके सबरात नजर आएंगे, जो कि लास्ट ईयर से रिफॉर्म शुरू हुए हैं। उसमें होलसेल, रिटेल एंड ट्रेडर की बात मैं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, और उसमें ऑफकोर्स रियल एस्टेट से रिलेटेड कंप्लायंस एनफोर्समेंट भी है, जिसपे आपको जो है वो एक्शन होते हुए नजर आएंगे।
आई होप सो सर। एंड मुझे एग्रीकल्चर बताइएगा, ज़रात की ग्रोथ मंफी में है, मगर फिर हम देख रहे हैं सर्वे में लाइव स्टॉक में भी ग्रोथ दिखाई गई है। एनीवे दैट ऑलवेज डज हैपन, देयर इज अ सेक्टर ऑफ दैट इज गोइंग अप, लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ 4.7% दिखाई देती है इसमें खुरम साहब, मगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है एंड इट इज़ बीन नेगेटिव फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम ना, बड़े लंबे अरसे से ये मंफी में है। इस कमी को आपने कंस्ट्रक्शन के शोबे में ग्रोथ दिखाया है सर आज के सर्वे में, फिर नंबर्स ये आप कहाँ से ले रहे हैं एग्जैक्टली? क्योंकि कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि कुछ सेक्टर्स का ये डेटा तो 2006-7 का है। नहीं जी, देखिए ये जो डेटा है ये पीबीएस का है, प्लानिंग कमीशन का, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। हाँ। और उनका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे और मॉडल्स होते हैं और एक्चुअल सर्वेज होते हैं, एक्चुअल नंबर्स होते हैं ऑन ग्राउंड। अब उसके अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, बट मैं अगर बात करूं जो आपने एलएसएम की बात की है, एलएसएम देखें बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं उसके। ऐसा नहीं होता कि आपके एलएसएम इंपोर्ट ड्रिवन भी बहुत सारी उसमें रॉ मटेरियल्स थे या उसमें बहुत सारी इंपोर्ट से रिलेटेड चीजें थी। जो आपको याद होगा 2023 के दरमियान जब ये इकोनॉमी को लिया गया था तो वो बिल्कुल एक डिफॉल्ट के दाने पे थी, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगी इंपोर्ट पे, पॉलिसी रेट 22% तक चला गया, काइबोर उससे भी ऊपर चला गया, आपका रुपया स्टेबल नहीं रहा था, उसके बाद इन्फ्लेशन देखिए कहाँ चली गई थी। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग को, और ऐसा नहीं होता कि एक साल में मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा टर्न अराउंड आ जाए। वो अब जाके आ सकता है, उसकी वजह ये है, तीन चार उसके फैक्टर्स हैं। जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं कह रही। जो रिकवरी है, जो स्टेबलाइजेशन है, जो जो आपकी यहाँ कॉन्फिडेंस है, वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन के थ्रू आ रहा है। उसमें वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है, एडीबी कह रहा है, आईएफसी कह रहा है, मूडीज कह रहा है, फिच कह रहा है, उसके अंदर इप्सॉस का सर्वे कह रहा है, पीडब्ल्यूसी का सर्वे कह रहा है, ओआईसीसी है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं, उसके अलावा गैलप का सर्वे कह रहा है। बहुत सारे और थर्ड पार्टी वैलिडेशंस हैं जो कि इस तरफ इंडिया देते हैं कि कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हुआ है, बहुत रिकवरी इसमें आई। तो एलएसएम की ग्रोथ आगे आते हुए नजर आएगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ आई है। उसके अलावा आप पावर में देखें, आप जो आपके वाटर है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ है, और दूसरे सेक्टर में ग्रोथ है। इंडस्ट्री के अंदर और भी बहुत सारी जो है फ्रेगमेंट्स हैं, बट बात यह है कि एलएसएम में जो रिकवरी है वो अब ट्रेड ऑफटेक होना शुरू हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी। उसके साथ साथ आपके एनर्जी की प्राइसेस जो है थोड़ी थोड़ी नीचे हुई हैं, और हाउस होल्ड के लिए आई होप और सो सर। जो ये आरिफ आपका वो हबीब साहब सेगमेंट भी है। कह रहे थे कि दिस हैज टू कंटिन्यू, कल वो बोल्ड मेजर्स हमें इन फैसलों में दिखाई देने चाहिए। बट क्विकली ऑल्सो खुरम साहब, बेरोजगारी एक बहुत अहम तरीन फैक्टर है हमारे मुल्क का, इस पर भी कोई ठोस बात नहीं सामने आई सर। जीडीपी आप बढ़ता दिखाई दे रहे हैं, मगर आबादी भी तो बढ़ रही है, वी सीइंग अ ह्यूज पॉपुलेशन बल्ज एज वेल। ग्रोथ का असर तो फिर आबादी में भी इजाफा खत्म कर देता है। बेरोजगार असूलन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए थी, मगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है आपके पेपर्स में, आपके नंबर्स में। आपने इस बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया आज के सर्वे में भी, और गालिबन इसके ऊपर सवाल भी हुआ था। लेकिन सर गुर्बत पर भी वज़ीर ख़जाना ने कोई तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दिया फिर। नहीं, गुर्बत में तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड बैंक की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम जो है बिल्कुल अपनी पॉलिसी में इसको देखेंगे कि किस तरह से $2.5 से $3 किया है, या क्रॉस द बोर्ड कर दिया है, या फिर वो इसको एडजस्ट किया है कि किस इकोनॉमी के क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं। तो पॉलिटी पे बिल्कुल बात की है, और वैसे भी आप अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें तो मेरे ख्याल में उस 18-19 का जो डेटा है उसके हिसाब से किया गया। लेकिन नेवरदलेस मैं आपसे ये कहूंगा, सोशल सेक्टर्स पे बिल्कुल चैलेंजेस हैं। वो पॉवर्टी लेवल है, या फिर वो आप क्लाइमेट की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, लर्निंग पॉवर्टी की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इससे हमने निपटना है, बिल्कुल निपटना है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी सब चीजें ठीक हो गई हैं। एक्चुअली चैलेंजेस ये हैं, मेरे नजदीक यही चैलेंजेस हैं जो लॉन्ग टर्म में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से होंगे, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी, उससे ज्यादा सूबे अपना रोल प्ले करेंगे, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो और बेहतर I hope so, हमारी sir. जो Human ह्यूमन रिसोर्स development आए। is everything at the end of the day. Thank you very much indeed for your time, खुर्रम शहजाद साहब। नाज़रीन, जाने से पहले आपको बताते चलें कि गज़ा के मासूमों पर ये ईद भी जो है वो बहुत क़यामत बन के गुजरी है, बहुत भारी ईद रही है। ईद के पहले रोज़ इजराइल ने 65 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, फिर 100 से ज़ायद को ज़ख्मी कर दिया। फिर ईद के दूसरे रोज़ भी इजराइल ने 75 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गज़ा शहर के जो एक सबरा इलाका है उसके अंदर एक घर पर हमले के अंदर एक ही ख़ानदान के 16 अफराद 16 पीपल इजरायली बर्बरियत का निशाना बन गए। और फिर इजराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली जो कश्ती है मैडलीन, उस पर भी ड्रोन हमला करके इमदादी कारकुनों और कश्ती को भी कब्जे में ले लिया है।
इजराइल ने कश्ती में सवार 12 जो वॉलंटियर्स हैं, रजाकार हैं, उन पर ड्रोन के जरिए स्प्रे किया और फिर इसके बाद फ्लोटिला का मवासलाती निज़ाम बंद करते हुए कश्ती को ही रजाकारों समेत अगवा कर लिया। और फिर हम देख रहे हैं कि एक बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में सवार 12 लोगों में जो है वो स्वीडन की आलमी शोहरत याफ्ता माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद हैं। साथ ही यूरोपियन पार्लियामेंट की फ्रांसीसी निजाद रुकन रीमा हसन भी मौजूद हैं अमंगस्ट अदर्स। इन सबको इजराइल फौजियों ने बंदरगाह मुंतकिल करने के बाद हिरासत में ले लिया है और 12 रजाकारों का ये जो बहरी जहाज है ये इमदाद एड लेकर पहुंच रहा था। 1 जून को ये इटली के साहली शहर कैटानिया से रवाना हुआ था और फिर इसे 7 जून को गजा पहुंचना था। 7 जून को फ्लोटिला की तरफ से गजा के जो मजलूम हैं उनको ईद की मुबारकबाद देते हुए ये पैगाम दिया गया कि फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन ने एक बार फिर गजा के फ़लस्तीनियों से अपनी यकजहती का इयादा किया है और इस ईद पर हमारे दिल गजा के फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहे हैं। ये कहा गया इस पैगाम में कि आपको ज़िंदगी, इंसाफ, अमन और बग़ैर सोग के ईद मनाने का हक है और बहुत जल्द एक ऐसा दिन आएगा जब गजा में एक ऐसी ईद ज़रूर मनाई जाएगी, अमन के साथ मनाई जाएगी और तब तक हम रुकेंगे नहीं। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। मगर इस पुरअज़म पैगाम के बाद भी फ्लोटिला पर इजराइल ने धावा बोल दिया और अनअपोलोजेटिकली डंके की चोट पर बोला। दुनिया खामोश। मंगल की रात को नाजरीन जब ये फ्लोटिला यूनान से 68 किलोमीटर के फासले पर था तो फिर 2 ड्रोन्स को जहाज़ की निगरानी के लिए फ़िज़ा में मंडलाते हुए देखा गया और फिर गजा से सिर्फ 185 किलोमीटर दूर पहुंचने पर इसे इजरायली कमांडोज ने बैनुल-अक़वामी पानियों में रोक कर कब्जा कर लिया। इजराइल की जानिब से इमदादी कश्ती पर हमला और इमदादी कारकुनों की गिरफ्तारी पर पूरी दुनिया से गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। शदीद मजम्मत की जा रही है और इजराइल के इस इकदाम को इंतहाई बुज़दिलाना, सफ़ाकाना, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, यूरोपियन पार्लियामेंट के 46 अरकान पर मुश्तमिल बाएं बाजू के ग्रुप ने भी इजराइल के इस इकदाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इजराइल की जानिब से फ्लोटिला पर सवार इमदादी अरकान की गिरफ्तारी और इमदादी सामान की जब्तगी नाकाबिले कबूल है और ये फ़लस्तीनियों को भूख और कत्ले आम के जरिए ख़त्म करने और इजरायली जंगी जराइम को दुनिया से छुपाने की वसी तर हिकमत अमली है। यूरोपियन पार्लिमानी ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से यह पुरजोर मुतालबा कर दिया है कि इजराइल के इस गैर कानूनी इकदाम और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की जाए, अमले को बगैर किसी शर्त के रिहा करने का मुतालबा किया जाए और इमदादी सामान को गजा तक बिला रोक टोक पहुंचाने की दरख्वास्त की जाए। ग्रुप का यह भी कहना है कि फ़लस्तीनियों से यकजहती कोई जुर्म नहीं, नस्ल कुशी जुर्म है। अमरीका में मुसलमानों के हकूक़ के लिए सरगर्म सबसे बड़ी तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक ने भी इजरायली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि यह रियासती दहशतगर्दी है और इजराइल को ना सिर्फ गजा के साहिल पर नाकाबंदी का कोई हक ही हासिल नहीं बल्कि इमदादी कश्तियों पर केमिकल हथियार फेंकना और इंटरनेशनल वाटर्स में इमदादी कारकुनों को अगवा करना संगीन जुर्म है। यूएन की इंसानी हकूक की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज ने भी फ्लोटिला पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एक्स पर एक बयान में उन्होंने ये कहा है और दुनिया को पैगाम पहुंचाया है कि इजराइल की नाकाबंदी तोड़ना तमाम ममालिक की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है और इमदादी कश्तियों को गजा की तरफ रवाना किया जाना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कैलामार्ड ने भी एक्स के ऊपर यह पैगाम दिया है कि इजराइल की शदीद मजम्मत भी की है और कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक काबिज इजराइल की एक कानूनी जिम्मेदारी है कि वो गजा के शहरियों को वाफिर खुराक और अद्वियात फराहम करे और इसे फ्लोटिला को गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाज़त देनी चाहिए थी। इजराइल की तरफ से ये एक जारी नस्ल कुशी है और फौजी कब्जा है। फ़लस्तीनी कहत का शिकार हैं और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। बट डू यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आज पूरी दुनिया जो कह रही है वो हम 18 माह पहले भी कह रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अगर तब इजराइल को रोक लिया जाता, इफ दिस ईवल वॉज निप्ड इन द बड, तो आज कितने मासूम बच्चे जिंदा होते, कितने घराने जो हैं वो बर्बाद और लुटने से बच जाते। लेकिन अब 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ और इजराइल की बारबैरिक हरकतों के ऊपर पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज़ हो चुकी है और ये फैक्ट कि इजराइल अपने आप को मुबर्रा समझता है किसी भी आलमी कवानीन से और इंटरनेशनल रूल से, ये भी वाज़ेह हो गया है। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।